हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन अभी तक शानदार चल रही होगी। तो काफी सारे लर्नर्स होंगे जो कि कहेंगे, सर आप इस बार तो काफी लंबा गैप हो गया, एक हफ्ते का गैप ले लिया आपने, है ना। हम लोगों को लगा था ये फास्ट ट्रैक सीरीज बंद हो गई है। तो बेटा, इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, ये फास्ट ट्रैक सीरीज तो बंद होने से रही। हाँ, एक हफ्ते का गैप लिया था क्योंकि आप लोगों के लिए ई बुक्स तैयार करी जा रही थी। जो कि आपको परसों आपकी पहली एनिमल किंगडम की ई बुक आप लोगों के पास होगी, ठीक है। तो ई बुक को, जिन भी बच्चों को ई बुक्स चाहिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, चेक कर लेना। टेलीग्राम का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लेना। और वहां से अपनी ई बुक को आप लोग क्या कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो ई बुक्स आपके लिए डिजाइन हो रही है फास्ट ट्रैक सीरीज की, ठीक है। ई बुक्स को करिए, क्वेश्चन लगाइए और देखिए कितना ज्यादा बेनिफिट आपको होता है। तो चलिए, फिर से एक बार स्वागत करते हैं सभी का अपनी फास्ट ट्रैक सीरीज में, और फास्टली देखते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है डरविड शर्मा और मैं पिछले 5 सालों से नीट यूजी के बच्चों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में जा चुके हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप भी किसी अच्छे से रेपुटेड मेडिकल कॉलेज में जाएं। तो चलिए, जिन भी बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा भाई, जल्दी से डाउनलोड कर लो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो तुम्हें नोट्स डाउनलोड करने की एक्सेस मिल जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। क्या सोल्व कर सकते हो भाई? तुम यहाँ पर जो है अपने एमसीक्यूज वगैरह भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसके साथ साथ बच्चों, सारे अपडेट्स अब आपको यहाँ पे सबसे पहले यहीं पे मिलने मिलने वाले हैं टेलीग्राम पर। मॉक टेस्ट की एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और साथ साथ आपका लर्निंग एक्सपीरियंस भी क्या होगा, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं आपका लर्निंग एक्सपीरियंस भी क्या हो जाएगा बच्चों, बूस्ट हो जाएगा। तो फटाफट सारे बच्चे क्या करेंगे, कंप्यूटर क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाएंगे। और जितने ज्यादा लर्नर्स होंगे उतना ही ज्यादा मजा आता है। हमें अच्छा लगता है कि हम ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन डालें और बच्चे वहां पर उन क्वेश्चंस को क्या करें, सोल्व करें। तो जितने ज्यादा लर्नर्स हैं उतना ही ज्यादा आप लोगों का ही फायदा है। चलिए, सेल की बात करते हैं। अगर इस चैप्टर की, चैप्टर क्या है, काफी लप्पू सा चैप्टर है, ठीक है, मतलब ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन की होप तो यहाँ से बड़े आराम से रख लो, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन की। अभी रिसेंट ईयर में क्या हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन का नंबर गिरा है, और वरना फिर पहले ये यहाँ से आप ये मान के चलिएगा 5 6 7 क्वेश्चन तक भी देखे गए, कई बार 8 8 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से देखे गए। लेकिन कुछ सालों से क्या हो रहा है, यहाँ से 2 3 4 बस यही नंबर रहा है क्वेश्चन का। तो लेकिन चलिए, हमें क्या करना है, हमें तो कंसेप्ट को सीखना है ना। और ये चैप्टर को अच्छे से सीखना है, क्योंकि यहाँ पर आप काफी सारे बेसिक कंसेप्ट पढ़ोगे। और इस बैच तो ये सबसे पहला चैप्टर पढ़ाता हूँ। अगर मैं आपका 2 ईयर बैच कराऊंगा, या फिर मैं आगे आने वाले समय 1 ईयर बैच कराऊंगा, तो उसमें तो मैं ही सबसे पहले आप लोगों को यही चैप्टर पढ़ाऊंगा, वो भी डिटेल में। लेकिन अभी हमें एनसीईआरटी प्लस थोड़ा सा एनसीईआरटी से ज्यादा यहाँ पर जानना है। तो आज की क्लास लंबी होने वाली है, तो नोटबुक पेन को, ठीक है, नोटबुक हो गई, पेन हो गया, और अपनी पानी वानी की बोतल लेके बैठना, और अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले देखो, कहानी की तरह समझना है चैप्टर को, ठीक है। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर सेल है क्या आपका, है ना, बचपन से तुम लोग सेल 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 पढ़ते आ रहे हो। अब ये तुम्हारा सेल है क्या? तो बच्चों, सेल क्या है, तो आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किसके बने होंगे, सेल के बने होंगे, ठीक है। अगर लाइफ है तो ऐसा समझिए, अगर लाइफ है तो सेल की वजह से, अगर सेल है तो लाइफ है, अदरवाइज लाइफ नहीं एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। इसलिए कहा जाता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ लाइफ, या फिर सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, सबसे पहले सेल की जो डिस्कवरी हुई थी किसने करी थी, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। 1665 में सबसे पहली बार जो है क्या हुई थी, सेल की डिस्कवरी हुई थी। और किसने करी थी सेल की डिस्कवरी, तो ये करी थी आपके रॉबर्ट हुक जी ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक जी ने सेल की डिस्कवरी की थी। और इन्होंने क्या करा था, कहानी के इस तरीके से समझिए, इन्होंने क्या करा था, कोर को, होता है ना, कोर को उस टाइम में क्या होता है, बोटल्स होती है, बोटल्स के ऊपर वुडन कैप देखा होगा आपने, है ना, केमिस्ट्री लैब वगैरह में तो देखा ही होगा। तो उस क्या करा, उस वुडन कैप को क्या करा, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो जो माइक्रोस्कोप के अंदर देखना बच्चों, मान लो भाई ये स्टॉपर है, ठीक है, या ये कॉर्क वुडन का क्या है, स्टॉपर, इसको हम कॉर्क बोल रहे हैं। इसको इन्होंने क्या करा, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। अब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो इन्हें कुछ हनी कॉम्ब जैसा मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर इन्हें देखने के लिए मिल गया, ठीक है। मैं इतनी अच्छी प्रॉपर शेप नहीं बना पा रहा, पर समझने के लिए समझ सकते हो, वरना नीचे मैंने डायग्राम यहाँ पर दिखाई रखा है। तो कुछ इस तरह की इमेज यहाँ पर देखने के लिए मिली। और यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, कि ये जो इमेज है, ठीक है, इसमें आपको एम्प्टी बॉक्सेस जैसा हनी भी लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, आपको एम्प्टी एम्प्टी बॉक्सेस देखने के लिए मिल रहे थे।
ठीक है, तो इन्होंने ये कह दिया कि देखो भाई, ये जो एम्प्टी एम्प्टी बॉक्स है ना, ये जो है इन्हें क्या कह दिया इन्होंने, यही क्या है, सेल है। लेकिन इन्होंने क्या टर्म यूज करी थी, सेलुलर टर्म यूज करी थी, जिसको हम आज के समय में क्या कह देते हैं, सेल कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही कि भाई सबसे पहली बार सेल की डिस्कवरी कौन सी ईयर में हुई, 1665 में हुई। रॉबर्ट हुक ने करी बच्चों। और रॉबर्ट हुक ने किसके अंदर करी, रॉबर्ट हुक ने करी है आपका कोर्क के अंदर इसकी डिस्कवरी करी। अच्छा एक बात बताना, कोर्क के अंदर करी है, ठीक है, तो कोर्क क्या हो जाएगा आपका, लिविंग लिविंग या डेड, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डेड टिश्यू के अंदर करी, ठीक है, डेड टिश्यू के अंदर करी। या फिर मैं कह सकता हूँ जो पहली बार सेल देखा गया वो कैसा सेल देखा गया, कैसा आपका वो देखा गया, डेड सेल। ठीक है, डेड सेल के अंदर क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। चलिए, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने भी आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि अगर लाइफ एग्जिस्ट करेगी तो सेल, अगर सेल है तो ही लाइफ एग्जिस्ट करेगी। तो देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल आप अमीबा ले सकते हो, है ना। और बच्चे मेरे को ये बताएंगे अमीबा आपका कौन से किंगडम में आता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा क्या है आपका, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना। तो ये देखो, अगर ध्यान रखेंगे कि अगर आपका एक सिंगल सेल भी है ना, तो वो दो प्रॉपर्टी हमेशा दिखाएगा। एक तो वो क्या करेगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाएगा, है ना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा क्या करेगा, परफॉर्म करेगा एसेंशियल फंक्शन ऑफ अ लाइफ। ठीक है, असेंशियल फंक्शन ऑफ अ लाइफ भी परफॉर्म करेगा। एनसीईआरटी की लाइन है ये आपकी। एनसीईआरटी कहती है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, अमीबा को देख लो, है ना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। और साथ साथ असेंशियल फंक्शन भी लाइफ के परफॉर्म करता है। और यहाँ पर अगर आप एक्सेप्शन की बात करोगे, वायरस है, वायरस के लिए सोचना कि अब वायरस इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा, तो नहीं, उसे एक होस्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो अपना फंक्शन भी वायरस का परफॉर्म कर पाता है जब क्या होता है बच्चों, जब वो क्या करेगा आपका होस्ट बॉडी में होगा, है ना, तो ही वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो वायरस वगैरह है वे आपकी जो है क्या है, मतलब इन्हें, इसलिए इन्हें सेल नहीं माना जाता। चलिए, फिर इसके बाद आपको बताया गया है कि लिविंग सेल की डिस्कवरी कब हुई, तो बच्चों लिविंग सेल की डिस्कवरी कब हुई थी, इससे 12 साल बाद, है ना, इससे 12 साल बाद हुई थी। 12 साल मतलब देखिए 1665 है ना, 1665 है, तो ये आपका करीब करीब 12 साल बाद नहीं बेटा, 9 साल बाद था। तो ये हो गया आपका कितना, अगर 65 है ना, 1665। और इसमें आप जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया, ये हो गया आपका, इससे मैंने कहा ना 9 साल बाद, तो ये हो गया 1674। 1674 में क्या हुआ था आपका, जो है लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई थी, है ना। इसके पीछे भी कहानी है, ये जो एंटोन वोन ल्यूवेनहुक है, इनके पास क्या था, उस जमाने का बेस्ट माइक्रोस्कोप था। रॉबर्ट हुक भी ने भी जो डिस्कवरी कर ली थी, क्यों कर ली थी, क्योंकि उनके पास क्या था उस टाइम का बेस्ट माइक्रोस्कोप था। उस समय माइक्रोस्कोप जनरली बनाए जाते थे, ठीक है। तो इनके पास बेस्ट माइक्रोस्कोप था, तो बारिश हो रही थी एक बार, इन्होंने क्या करा, बारिश का पानी उठाया। देखिए धरती पर बारिश बारिश का पानी गिरा है ना, गंदगी थी। इन्होंने क्या करा, उस गंदे पानी को उठाया, माइक्रोस्कोप में देखा, और माइक्रोस्कोप में देखने के बाद क्या कह दिया कि भाई इसके अंदर क्या दिख रहा है इन्हें, मतलब लिविंग सेल दिख गया, मतलब बैक्टीरिया वगैरह कोई दिख गया। तो इस तरीके से क्या हुआ था, लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई थी। फिर इसके बाद एनसीईआरटी आपको कहती है कि भाई रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो लेटर डिस्कवर करा था न्यूक्लियस, ठीक है। सेल का न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर रॉबर्ट के बारे में, ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट हुक ने क्या करा, तो आपका आंसर क्या रहेगा बच्चों, आपका आंसर क्या रहेगा, पहली बार सेल की डिस्कवरी की। लेकिन अगर यहाँ पर रॉबर्ट हुक की जगह रॉबर्ट ब्राउन हो गए, तब क्या हो जाएगा आपका आंसर, तब आपका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। सो इतनी सारी चीजें आपको, ये बिल्कुल बेसिक है ना, तो ये सारी चीजें आप लोगों को अभी मैं समझता हूँ बहुत से बच्चों को पता भी होगी। और बहुत से बच्चों को लग रहा होगा सर हमें पता है। पता है, अच्छी बात है ना, कुछ चीजें नहीं भी होंगी वो भी सीख लेना। देखो सीखते रहना चाहिए हमेशा। और अब एक बात बताओ, क्या अब हम यूट्यूब पर लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दें, बताइए, क्या लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए कुछ दिनों बाद से। चलिए, फिर इसके बाद है ओके आपका जेई पुरकिन जी। ओके देखिए, प्रोटोप्लाज्म टर्म, ठीक है। तो आप आपसे पूछ सकता है वैसे, ठीक है, ये आपके लिए एडिशनल नॉलेज है कि डेट जेई पुरकिन जी यूज द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, जितना भी लिविंग सब्सटेंस आपका सेल के अंदर प्रेजेंट है वो क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म। और ये टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दी है, जेई पुरकिन जी ने दी है। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड द इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
रिवॉल्व ऑल द डिटेल्स ऑफ द सेल। तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे धीरे धीरे क्या हुआ, माइक्रोस्कोप इंप्रूव हुए हैं ना, माइक्रोस्कोप की इंप्रूवमेंट हुई और आज के समय में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक आ चुके हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हमें सेल के बारे में डिटेलिंग्स को हम जानते रहे, जैसे जैसे आपका जो है एक तरीके से इवोल्यूशन होता गया, आप इवोल्यूशन ही कह सकते हैं एक तरीके से, किसका, माइक्रोस्कोप का। चलिए, इसके बाद है सेल थ्योरी। अगेन सेल थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, देखो अगर आपसे पूछेगा सेल थ्योरी कौन से ईयर में दी गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1839 में दी गई है। ठीक है, 1839 में सेल थ्योरी दी गई है। सो ये जो सेल थ्योरी थी, आपसे पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी की बात करी जाएगी तो आपको दो साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है आपको मैथियस शेल्डिन। मैथियस शेल्डिन की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन है बच्चों, ये बोटनिस्ट है। इन्होंने काफी सारे प्लांट्स को क्या करा, अंडर ऑब्जर्वेशन लिया। ठीक है, और क्या कहा कि जो है आपके जो है मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्या है आपके, काफी सारे प्लांट्स को अंडर ऑब्जर्वेशन लिया, और ये बताया डेट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। ठीक है, कि जो आपके जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें क्या है डिफरेंट डिफरेंट काइंड के क्या है बच्चों, सेल्स हैं, और वे क्या बना रहे हैं एक साथ में, ओके, विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, और इनसे क्या बनना है, टिश्यू ऑफ द प्लांट बनना है। और इसी समय, ठीक है, ये 1838 की बात हो रही है, ईयर भी याद रखना है। और साथ साथ आपके एक साइंटिस्ट और थे, या फिर मैं कह सकता हूँ जूलॉजिस्ट और थे, जो कि कौन थे आपके, थियोडोर श्वान, 1839। ये कौन थे, जूलॉजिस्ट थे बच्चों। ठीक है, और इन्होंने क्या करा था, डिफरेंट डिफरेंट आप कह सकते हैं एनिमल सेल को स्टडी करा, और क्या बताया कि भाई जो एनिमल के पास क्या है, जो आपके एनिमल सेल हैं, इनमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, आपको एक आउटर लेयर देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, आप एनिमल सेल को स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि भाई इसमें क्या हो रही है, एक आउटर लेयर आपको देखने के लिए मिल रही है। उस आउटर लेयर को इन्होंने क्या कहा, उस आउटर लेयर को इन्होंने कह दिया कि ये क्या है बच्चों, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, या फिर मैं कह सकता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सो सवाल आपसे क्या बनता है नीट में, अगर नीट की अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो नीट में अगर आपसे पूछ लेता है, क्वेश्चन चला के सक रहेगा, एग्जामिनर एग्जामिनर तुमसे पूछेगा कि भाई सेल की मेम्ब्रेन जो है, जो कि सेल मेम्ब्रेन है आपकी, वो आपकी किसने डिस्कवर करी, तब आपका आंसर क्या रहेगा, स्वान। ठीक है, तब आपका आंसर क्या रहना चाहिए, स्वान रहना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपसे बताए, अगर आपसे पूछ लेता है, देखिए एग्जामिनर आपसे, एग्जामिनर इस तरीके से पूछ सकता है, अच्छा ये बात बताओ आप बेटा कि जो यहाँ पर जो है प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल जो है उनमें क्या मिलती है, सेल वॉल मिलती है ना, प्लांट सेल है उनमें सेल वॉल मिलती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन तुमसे कहेगा कि भाई जो तुम्हारी ये प्लांट सेल है, ठीक है, ये किसने बताया कि प्लांट सेल के पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है, जो कि है क्या, सेल वॉल। तो मैंने क्या कहा, प्लांट सेल के पास एक यूनिक कैरेक्टर है, जिसको तुम लोग क्या कह रहे हो, जिसको तुम लोग कह रहे हो सेल वॉल। तो ये तुम्हें किसने बताया कि कैरेक्टर प्लांट सेल के पास होता है, तब भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्वान हो जाएगा। ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, किसी भी उसमें आप लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पर अगर आपको ये बात बता रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे आपको ट्विस्टेड फॉर्म के क्वेश्चन भी यहाँ पर बताता हुआ चल रहा हूँ, ताकि एग्जामिनर आपको बुद्धू ना बना सके। और मैं नहीं चाहता कि यहाँ का कोई भी लर्नर क्या हो कि आगे चल के कहे कि हाँ सर ने ये बात तो बताई थी, हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो आपको सारी बातें ध्यान रखनी है, बिकॉज यू आर ऑन द फास्ट ट्रैक सीरीज। आप एक चीज का इसलिए स्पेशली ध्यान रखेंगे, और डॉक्टर्स को हमेशा एक्टिव रहना है। ठीक है, तो क्लास में आप बैठते हैं ना, तो पूरे एक्टिव रह के बैठना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करो तुम भी अपने बारे में, ठीक है, थोड़ा बहुत, मैं एक कहानी सुनाता रहता हूँ तुम्हें। ओके, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। इसके साथ साथ अभी स्वान की बात ही चल रही है ना। ओके, ही ऑल्सो कंक्लूड बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ प्लांट टिश्यू। देखिए इन्होंने, मैंने क्या कहा था कि एनिमल किसकी तो स्टडी करी करी, साथ साथ इन्होंने क्या करा, प्लांट सेल्स को भी देखा है ना, प्लांट टिश्यू को भी देखा, और क्या बताया, दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ अ प्लांट सेल। वही वाली बात आ गई जो भी हमने पीछे जिसकी चर्चा करी है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज हाइपोथेसिस। ओके, और यहाँ स्वान हाइपोथेसिस से आपका सवाल बन जाता है, और डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि भैया ये स्वान हाइपोथेसिस क्या है। तो ध्यान रखना, स्वान हाइपोथेसिस क्या है, that the bodies of animal and plant are composed of cell and product of a cell। ठीक है,
तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो स्वान थे इन्होंने इन्होंने क्या दी थी, हाइपोथेसिस दी थी जिसको हम स्वान हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और वो हाइपोथेसिस क्या थी कि भाई जो आपके एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी बॉडी, जो उनकी जो बॉडी है वो उसमें क्या कंपोज्ड होंगे बच्चों, सेल होंगे या फिर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल कंपोज्ड होंगे। जनरल छोटी सी बात है, ध्यान रखिए। ओके। और ओके, फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो आपके शेल्डन और स्वान थे, इन्होंने एक साथ क्या परफॉर्म करी बच्चों, इन्होंने एक साथ क्या दी, सेल थ्योरी दी। ठीक है, एक साथ इन्होंने क्या करी, दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी क्या करी, फॉर्मुलेट करी। ठीक है, तो 1839 में 1839 में आपकी सेल थ्योरी आई थी। लेकिन एक कमी थी, सेल थ्योरी आ गई थी। ठीक है, इन्होंने सेल थ्योरी में अपने अपने कंक्लूजन दे दिए, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे दिए। बता दिया कि भाई जो आपके प्लांट सेल है, जो आपके एनिमल सेल है, किसके बने, किसके हैं, मतलब जो आपके प्लांट सेल हैं, जो आपके एनिमल्स हैं, वे किसके बने हैं, सेल के बने हैं, ये सारी बातें बताई। लेकिन एक सवाल था ये भी कि भाई चलो तुम लोग कह रहे हो कि हाँ भाई, कि भाई सेल की बनी है। ठीक है, हमने मान लिया भाई एनिमल्स है, वे सेल के बने हैं, प्लांट्स है, वे सेल के बने हैं। लेकिन एक बात तुम ये बताओ कि भाई ये जो सेल है ये आया कहाँ से है, कहीं से तो आया होगा ना भाई, है ना, ये तो बोला उन्होंने, ये तो सवाल पूछेगा। उस जमाने में सोचो, उस जमाने में जब जितना नॉलेज नहीं था, सेल वेल को लोग उस समय आप ये मान लीजिए सेल वेल की उस समय खोज चल रही है ना, रिसर्चेज हो रही हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि सेल से बना है, सेल से बना है। तो सवाल तो स्वाभाविक है ना, आपके भी दिमाग में आएगा, है ना। उस जमाने में अगर आप हो तो आप भी कहते, अच्छा तुम कह रहे हो कि प्लांट सेल का बना है, तुम कह रहे हो कि एनिमल सेल से बने हैं, तो भैया ये सेल आया कहाँ से है, ये तो बता दो। इसका जवाब नहीं था, इसका जवाब नहीं था, न स्वान के पास था, न आपका शेल्डन के पास था। ठीक है, इसीलिए आपकी एनसीईआरटी कहती है, डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल वर फॉर्म, कि नए सेल आपके कैसे बने। तो फिर हमारे एक साइंटिस्ट आए और इनसे बहुत एमसीक्यू पूछे जाते हैं भाई। नीट वालों को प्यार है इससे, ठीक है, प्यार है रोडोल्फ बर्चो से, है ना, बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही प्यार है नीट वालों को, एनटीए वालों को इससे। तो भाई रोडोल्फ विर्च्यू आए कब आए, 1855 में। ठीक है, 1855 में आए। और इन्होंने पहली बार बताया कि क्या होता है भाई, सुनो, कि क्या होता है, जो है सेल होते हैं ना, वे क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। और डिवाइड होने के बाद क्या होते हैं, नए सेल बन जाते हैं। तो देखो ये बात कही गई, दैट 1855, रोडोल्फ विर्च्यू 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट दैट द सेल डिवाइड एंड अ न्यू सेल आर फॉर्म। ठीक है, पुराना सेल डिवाइड करा और नया सेल क्या हो गया बच्चों आपका, बन गया, है ना, प्री एग्जिस्ट सेल से, जो पहले से ही एग्जिस्ट करता था। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा ये स्टेटमेंट, इन्होंने स्टेटमेंट क्या दी थी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, अर्थात इसका ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है, डेट न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्ट सेल। ओके। फिर इन्होंने क्या करा था, फिर देखिए फाइनली रोडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाई करी क्या, आपकी हाइपोथेसिस, है ना, हाइपोथेसिस ऑफ शेल्डिन एंड स्वान। और साथ साथ आपकी क्या दी दोबारा से, सेल थ्योरी को मॉडिफाई करा। इसलिए हम लोग अगर, इसलिए अगर आपसे पूछा जाता है मॉडिफाइड सेल थ्योरी कब दी गई, तो अब आंसर क्या रहेगा, 1855। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेल थ्योरी, तब आपका आंसर क्या रहेगा, 1855। तो हर लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। जल्दबाजी में वहां पर आपको डिसीजन नहीं लेने। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मॉडर्न सेल की डेट मॉडर्न सेल थ्योरी, तब आपको किसका बताना है, मॉडर्न सेल थ्योरी में, तब आपको रोडोल्फ बुच्चो को मार्क करना है। ठीक है, केवल सेल थ्योरी कह रहा है तब आप जा सकते हैं शेल्डन और स्वान के साथ, लेकिन मॉडर्न शब्द जुड़ जाएगा तब आप किसके साथ जाएंगे, रोडोल्फ बच्चो के साथ। ओके। तो देखिए फाइनली जो सेल थ्योरी आई उसमें फिर क्या क्या पॉइंट्स है, पॉइंट्स काफी सारे थे। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन अभी आपको दो ही याद रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन की डिमांड दो ही की है। और अभी आपके पास समय इतना है नहीं कि आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन 1 ईयर वाले बैच में मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी के ये दो पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए, तो ये दो पॉइंट कौन कौन से सेल थ्योरी के लिए, फाइनली, डेट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ अ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या मिलेगा बच्चों, सेल मिलेगा, और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स आपको मिलेंगे। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, डेट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्ट सेल, जितने भी आपके सेल्स हैं वे सब अराइज होते हैं किससे बच्चों, प्री एग्जिस्ट सेल से ही क्या हो रहे हैं आपके, अराइज हो रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें, छोटी हैं लेकिन काम की बातें हैं, तो इसलिए किसी भी हाल में चीजों को फिर से मैं कहूंगा ध्यान रखना, है ना। मेरे डायलॉग सेम ही रहने वाले हैं भाई। बहुत से बच्चे कहते होंगे कि सर आपके डायलॉग तो हर लेक्चर में एक से ही होते हैं, भाई एक से ही रहेंगे, ठीक है ना, इंसान तो वही हूँ। चलिए,
मैं जिस समय अभी ज्ञान अकेडमी पे क्लास लेता था तो एक बच्ची थी, ठीक है। तो वो उसको मतलब इतना प्रॉपरली वो नोट्स बनाते थी, ठीक है। अपना कम्युनिटी में भी शेयर कर सकती थी। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नोट्स वगैरह बनाता है तो भाई वो भी शेयर कर सकता है, ठीक है। उसके लिए हम एक ग्रुप बना देंगे, अपने नोट्स वहां शेयर कर लो, है ना। हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चे मेहनत भी करते हैं। और वैसे ही बच्चों अभी हम लोगों ने यूट्यूब पे स्टार्टिंग करी है, ठीक है। तो आप जानते हैं आज के समय में मार्केट में कितने बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी बैठे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। लेकिन हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम है कि हम इस चैनल को क्या करेंगे, फ्री चैनल बना देंगे हमेशा के लिए, ठीक है। कभी आपसे यहाँ पर लेक्चर्स के लिए अगर हम आगे ग्रोथ भी करते हैं ना, तो कभी भी आपसे लेक्चर के लिए एक पैसा नहीं लिया जाएगा। इस बात से सारे बच्चे सुनिश्चित रहे। और ये कमिटमेंट है मेरी खुद से और आप लोगों के से, इसलिए तो नाम रखा है कमिटेड क्लासेस। चलिए। ओके, ये तो हमने पढ़ लिया ना अभी। स्लाइड रिपीट हो गया शायद। ओके बच्चों, ठीक है, ये सारा पढ़ लिया हमने। देन हाँ जी। आज मैं थोड़ा सा ना एक एंजॉयमेंट वाले मूड में पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। चलिए। इसके अलावा मैंने एक स्लाइड डाली थी आप लोगों के लिए। बेटा, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कहाँ गई। हाँ, इसके बाद ये वाली स्लाइड थी। चलिए, फिर उसके बाद आपका एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, और टॉपिक क्या है आपका? ओवरव्यू ऑफ द सेल, है ना। ओवरव्यू ऑफ द सेल नाम से एक टॉपिक है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओवरव्यू ऑफ द सेल। तो देखिए, छोटी छोटी बातें ओवरव्यू ऑफ द सेल में तुम्हें चैप्टर में जो पढ़ना है ना, बहुत सारी छोटी छोटी तुम्हें बातें यहाँ पे दे दी है, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। एग्जाम्पल्स है इसमें भी, चीजें छुप रखी हैं, तो समझ लो। ठीक है बेटा, सबसे पहला पॉइंट। ओके, इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसको तुम लोग क्या कह रहे हो, न्यूक्लियस कह रहे हो, है ना। न्यूक्लियस मिलता है हर सेल के अंदर। ओके, और ये जो न्यूक्लियस है बच्चों, ये न्यूक्लियस क्या कंटेन करेगा? ये न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमोसोम। क्या कंटेन करता है बच्चों? क्रोमोसोम कंटेन करता है। ओके, विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए। एक्चुअल में बच्चों क्या होता है, डीएनए होता है, देखो देखो, डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन है, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब ओवरऑल एक सीक्वेंसिंग है, ठीक है, एक सीक्वेंसिंग है। और वो मैंने उसका एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, पहले वीडियो बना रखा है। और उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। तो बच्चे वो डिस्क्रिप्शन में चेक करना, 2 3 मिनट का वीडियो है भाई, ज्यादा बड़ा नहीं, 2 3 मिनट का है। तो उसमें आप देख पाओगे कि जो आपकी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम बन कैसे रहे हैं, ठीक है। तो वो डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन अभी आपको क्या समझना है कि भाई सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है बच्चों, आपकी क्रोमोसोम्स है। और क्रोमोसोम्स में क्या होता है बच्चों, जो क्रोमोसोम है भी किसके बने हैं, डीएनए वगैरह उसके अंदर होते हैं। चलिए, सेल डेट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोट। अच्छा, तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है बच्चों कि देखो, आपके एक तो आपने पढ़ा भी होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, 2 तरह के सेल होते हैं, यूकैरियोट और एक होते हैं प्रोकैरियोट। बढ़िया भाई, है ना। यू का मतलब प्रो, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, है ना। कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो एक टर्म आ गई यहाँ पर, ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोट का मतलब तो ये निकल रहा है, ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है बच्चों कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, है ना। क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी बेटा, उपस्थित रहेगी। चलिए, और ऐसी एक टर्म है आपकी प्रोकैरियोट। क्या है बेटा, प्रोकैरियोट। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का मतलब क्या हो गया, पुरानी, प्राचीन, है ना, प्रीमिटिव। अगेन कैरियो, कैरियो का मतलब मैंने क्या बताया तुमको, कैरियो का मतलब मैंने तुमको बताया न्यूक्लियस। प्रीमिटिव न्यूक्लियस, प्राचीन न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस। अभी पुराना न्यूक्लियस का क्या मतलब है भाई, कि मतलब यहाँ पर बच्चों क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो ध्यान रखना, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस खाली क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होता है। जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो हो जाता है यूकैरियोट, और जिसमें आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है वो क्या हो जाता है आपका प्रोकैरियोट, ठीक है। एब्सेंट प्रो, प्रेजेंट यू, बस। चलिए, इसके बाद देखिएगा। ओके, इसके अलावा तुमको सेल के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है तुमको,
क्या देखोगे, तुमको साइटोप्लाज्म देखने के लिए मिलेगा, है ना? क्या देखने के लिए मिलेगा आपको? फ्लूइड मैट्रिक्स देखने के लिए मिलती है, जिसको तुम क्या कहते हो, साइटोप्लाज्म। और आपकी ज्यादातर जो सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी आपकी केमिकल रिएक्शन होती है किसी भी सेल के अंदर, ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस किस में होती हैं आपकी, कौन से एरिया में होती है? साइटोप्लाज्म वाले में होती है। तो यहाँ पे यही बात है, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर, ओके, इन इट, ठीक है, काफी सारी केमिकल रिएक्शन होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसके कारण क्या होता है, सेल आपका एक लिविंग स्टेट में रहता है। ठीक है, तो ये सारी बातें फिर से अगेन एनसीईआरटी की हैं, तो आपको भूलनी नहीं है। कितने बच्चे डीपीपी, हाँ डीपीपी सोल्व करते हैं भाई टेलीग्राम पर? नहीं करते तो करने शुरू कर दो, तुम्हारे लिए बनाए जा रहे हैं ना। और आपसे रेगुलर आपको क्या मिलेंगे, आपको डीपीपी भी आपको रेगुलर दिए जाएंगे। चलिए जी, फिर अगली चीज देखते हैं। Okay, the nucleus, the eukaryotic cell and the other membrane bound distinct structure called organelle। ठीक है, तो देखो बेटा, आपको क्या मिलेंगी, आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनलीज भी देखने के लिए मिलती है सेल के अंदर। तो ध्यान रखेंगे कि जो आपकी सेल ऑर्गेनली है, मेजोरिटी ऑफ सेल ऑर्गेनली कहाँ प्रेजेंट होती है? यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट में क्या देखोगे, द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको क्या देखोगे कि यहाँ पर जो है आपकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं मिलती। ओके, इसके अलावा क्या है बच्चों आपके, ओके, जो प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इनमें क्या, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली देखने के लिए नहीं मिलती है ना। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको क्या मिलती है, राइबोसोम मिलती है। ठीक है, और राइबोसोम क्या है आपकी, राइबोसोम आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसी आप ऑर्गेनेली बताइए जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तो आपका क्या आंसर रहेगा? राइबोसोम रहेगा। राइबोसोम, ध्यान रखेंगे कि जो राइबोसोम होता है, ये आपको दोनों में मिलता है। ठीक है, आपको प्रो में भी मिलता है, आपको यूकैरियोट में भी मिलता है। ठीक है, यूकैरियोट में भी मिलेगा और आपको प्रोकैरियोट में भी मिलेगा। यूकैरियोट में मिलता है तो जो इसका क्या, कौन सा मिलेगा भाई? 70S राइबोसोम, फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है दोनों का। यूकैरियोट में आपको कौन सा मिलेगा? 70S भी मिल सकता है और आपको 80S भी मिल सकता है। ठीक है, इस तरह का आपको राइबोसोम यहाँ पर देखने के लिए नहीं, आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करते हैं ये किसकी, ओके, तो राइबोसोम की अगर फंक्शन की बात करते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना। और इसके अलावा जो यूकैरियोट है, ठीक है, यूकैरियोट के अंदर आप पढ़ोगे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या मिल रही है, आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मिल रही है ना। फॉर एग्जांपल आपको जैसे क्लोरोप्लास्ट मिलता है प्लांट सेल में, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर जो ही क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली के अंदर भी ऑर्गेनेली मिल रही है ना। क्लोरोप्लास्ट है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, इसके अंदर भी तुम्हें एक ऑर्गेनेली मिल जाती है, और वो क्या है बेटा? राइबोसोम। इसके अंदर मिलेगा तो 70S राइबोसोम। ठीक है, यूकैरियोट के अगर साइटोप्लाज्म में तुम्हें राइबोसोम मिलेगा, तो वो कैसा हो जाएगा? 80S। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर तुम्हें राइबोसोम मिलेगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तुम्हें राइबोसोम मिलेगा तो कैसा? 70S राइबोसोम। बातें ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, चलो फिर से एक बार, है ना। ठीक है, प्रो के कैरियोट के अंदर मिल रही है राइबोसोम, तो कैसी? 70S। यू कैरियोट के अंदर अगर तुमको राइबोसोम मिल रही है तो वो कैसी हो सकती है? 70S हो सकती है, और 80S भी हो सकती है। 80S मिलेगी साइटोप्लाज्म में, ठीक है, और 70S कहाँ मिलेगी आपको? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखनी है ना। तो अब देखो, मैं कह रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गई? यूकैरियोट में सेल ऑर्गेनेली होगी। सो सेल ऑर्गेनेली के अंदर भी ऑर्गेनेली है ना, राइबोसोम। अगर इस तरह का भी क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो वैसा ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है नीट ने, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और चीजों को अच्छे से समझना है, क्योंकि देखिए क्या होता है एक्चुअल में, पूरे साल मेहनत करी है ना, कुछ बच्चों ने 1 साल करी होगी, कुछ ने 2 करी होगी, और कई बार तो कई कई बच्चे कई कई साल करते हैं। ठीक है, 3 4 5, और जाते हैं एग्जाम देने। 3 घंटे आपके कई साल डिसाइड कर लेते हैं, किसी का 1 साल, किसी का 2, किसी के 3, है ना। तो उन 3 घंटों के लिए ना आपको यहाँ से भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 घंटे अगर बैठने की हैबिट नहीं है ना आप लोगों को, तो वो हैबिट अभी से ही जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, 3 घंटे किताब नहीं पढ़ी जा रही ना,
तो समझ लो बेटा प्रॉब्लम है। 3 घंटे तो आपको अपनी किताब के आगे बैठना ही है, मन मार के बैठना पड़ेगा, मन नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है ना, जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, आपने भी देखा होगा, शुरू में जो जज्बा आप में रहा होगा पहले 2-3 महीने, वो धीरे धीरे आके कम हो गया होगा। अब थोड़ा तुम मन मार के ही पढ़ रहे होगे, बहुत से बच्चे, ठीक है। तो जो मन मार के पढ़ रहे हो ना भाई, पढ़ लो बस। 3 घंटे की सिटिंग हैबिट अगर डल जाती है ना किताब के आगे, तो ये लगा लो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है आपके एग्जामिनेशन में। तो खुद समझना कि अगर आप 3 घंटे कंटिन्यू बैठ के पढ़ रहे हैं, टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी रैंक क्या हो रही है, अभी से इंप्रूव होना चालू हो गई है। और उसी 3 घंटे को आपको सही से क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है। 3 घंटे आपको पकड़ लेनी है कुर्सी अपनी, ठीक है। तो इसी डेडिकेशन के साथ काम करना है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट बच्चों, ओके। फिर इसके बाद है आपका, ये सारी हमने बात कर ली थी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था तीसरा पॉइंट, ओके। चलो भाई, कलर चेंज करते हैं पेन का, है ना, वाइट की, वाइट आपको इतना दिख नहीं रहा, वो ब्लैक लेते हैं। ओके, एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल। देखो, राइबोसोम था पहली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, है ना। राइबोसोम कौन सी थी आपकी, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। और ये तुमको पता चल गया कि भाई ये दोनों में मिल रहा है ना। प्रोकैरियोट में मिल रहा है, यूकैरियोट में मिल रहा है, यूकैरियोट में मिल रहा है, कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये भी मैंने बता दिया। इसके अलावा तुम क्या देखोगे बच्चों, जो एनिमल सेल होता है इसमें भी आपको क्या मिलती है, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली देखने के लिए मिलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। क्या कहते हो भाई तुम, सेंट्रोसोम कह देते हो। और ये जो सेंट्रोसोम है बच्चों, एक चीज में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में, है ना, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये लो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक चीज में हेल्प कर रहा है, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। तो ये सारी बातें अगेन सेम लाइन याद रखनी है, सेंट्रोसोम का फंक्शन याद रखना। ओके, देखो मैंने यहाँ पे मार्किंग भी दे रखी है ना। ये मार्किंग मैंने आप लोगों के लिए दी है कि भाई इसे पढ़ लेना कि ये इंपॉर्टेंट है। चलो अब जरा देखते हैं कि करके सारी चीजों को यहाँ पर। देखो ये सारा फैक्चुअल डाटा है ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एज अ फैक्ट आप कह सकते हो, फैक्ट के तौर पर। ओके, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की लेंथ कितनी है, 0.3 माइक्रोमीटर। और और जो ये माइकोप्लाज्मा है, ये क्या है आपका, स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल। क्या है बच्चों ये, स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। फिर इसके बाद क्या है, बैक्टीरिया। ओके बच्चों, बैक्टीरिया का ध्यान रखेंगे यहाँ पर, साइज, ठीक है। बैक्टीरिया का जो साइज है वो क्या है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो एगो होस्ट इसको क्या कहते हैं, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। अगर हम ह्यूमन रेड ब्लड सेल की बात करें, आरबीसी की बात करें, तो ये क्या है आपका, 7 माइक्रोमीटर है। लेकिन ध्यान रखेंगे बच्चों कि ये 7 माइक्रोमीटर जो है आरबीसी की क्या है, डायमीटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है भाई ये बताओ, रेडियस ऑफ ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी, तब आपका आंसर क्या बन जाएगा, खुद सोचना। डायमीटर में 7 है ना, वो रेडियस में होगा तो 7/2, 3.5 माइक्रोमीटर। तो इस तरीके से भी ट्रिकी क्वेश्चन एग्जामिनर बना देगा। और ऐसा क्वेश्चन जब एग्जामिनर बनाएगा ना, वो पहला ऑप्शन तुम्हें 7 देगा। क्यों, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होगा, तुम लोग पढ़ोगे अच्छा वो कितना इजी क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन दे दिया इतना सिंपल सा। इतनी तो ऑनलाइन की भाई सिंपल सा तुमको क्वेश्चन दिया है, ये बताओ भाई ह्यूमन आरबीसी की साइज पूछ ली गई है ना, और तुम वहां ध्यान नहीं दोगे कि डायमीटर पूछा या रेडियस, तो तुम 7 मार्क करके आ जाओगे। तो ध्यान से पढ़ लेना कि भाई डायमीटर की बात हो रही है या फिर रेडियस की बात हो रही है। फिर इसके बाद है भाई नर्व सेल। ओके, नर्व सेल की अगर हम बात करें, सो नर्व सेल आर द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल में आती है नर्व सेल। इसके अलावा बच्चों, जो रेड, ओके, फिर इसके बाद क्या है, रेड ब्लड सेल जो है इनकी शेप कैसी होती है, राउंड है, बाइकॉनकेव है। व्हाइट ब्लड की जो शेप है बच्चों वो कैसी, अम्यूबॉइड है। कोलुमनर एपिथेलियम की सेल की जो शेप है वो कैसी है, लॉन्ग है, नैरो है। नर्व सेल कैसे होते हैं बच्चों, ब्रांच होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ट्रैकीड्स होते हैं, एलोंगेटेड। और जो आपके मीजोफिल सेल होते हैं बच्चों, वो राउंड है, राउंड एंड ओवल शेप में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी की आपको यहाँ पर इमेजेस भी दिखा रखे हैं, जैसा आप देख सकते हैं, ये आरबीसी है, राउंड है, बाइकॉन केव है, ये डब्ल्यूबीसी है, अमीबोइड है ना। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, कोलुमनर एपिथेलियम है, लॉन्ग है, नैरो है। इसके साथ साथ ही नर्व सेल है, ब्रांच्ड है और लॉन्ग है। ट्रैकीड्स है, फिर ये है ना आपके ट्रैकीड्स है। फिर साथ साथ क्या है बच्चों आपके, मीजोफिल सेल है। क्या है बच्चों आपके यहाँ पर, मीजोफिल सेल्स है।
तो ये सारे आपका डाटा है, और यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसके बारे में ध्यान रखेंगे, या तो माइक्रोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, और साथ साथ ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल, स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल। सो ये होमवर्क है, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इस अपने होमवर्क को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आता है तो भी बता दो, वरना गूगल सर्च मान लो भाई, है ना। तुम यूट्यूब तक तो आ सकते हो पढ़ने, तो तुम गूगल नहीं कर सकते एक बार? तो गूगल पढ़ो, है ना, गूगल पे जाओ, देखो क्या है आंसर, फिर अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बता दो। चलिए, फिर इसके बाद ओके, फिर से प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पर आ गए हम, है ना। प्रोकैरियोट यूकैरियोट मैं तुमको अभी बता कर आया हूँ भाई, फिर से तुम्हें वही सारी चीजें बताऊंगा। जब तक तुम लोग सुन सुन के इरिटेट नहीं हो जाओगे ना, तब तुम्हें चीजें बताता रहूंगा। क्यों? जब तुम इरिटेट हो जाओगे तब तुम्हें एग्जाम वाले लगेगा, हाँ सर ने इतना इरिटेट कर दिया, अब तो चीज ध्यान दे रही है। प्रो का मतलब प्रीमिटिव, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। प्रीमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। और यूकैरियोट क्या है बच्चों आपका? यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर क्या होगा आपका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? प्रेजेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? प्रेजेंट होगी। इसके अलावा देखो, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है ना, मतलब क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सॉरी एब्सेंट है ना, प्रोकैरियोट में तो एब्सेंट होगी। और जो यूकैरियोट है इनमें क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। इसके अलावा जो प्रोकैरियोट होते हैं इनका साइज क्या होता है? स्मॉलर होता है। और जो आपके यूकैरियोट होते हैं सेल में क्या हो, इनका सेल का साइज क्या होता है बच्चों? लार्जर होता है। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट प्रोकैरियोट में, ध्यान रखेंगे सिंगल क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यूकैरियोट में क्या होगा? मोर देन वन क्रोमोसोम, एक से ज्यादा क्रोमोसोम क्या होंगे बच्चों? प्रेजेंट रहेंगे। इसके अलावा बच्चों मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली यहाँ पर प्रोकैरियोट में नहीं मिलती, और आपको जो यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली आपको देखने के लिए नहीं मिलती। तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक से डिफरेंस है ना, तुमको पता भी होगा बहुत सारे बच्चों को। जिनको नहीं पता उन्हें, वे बच्चे क्या करेंगे, उन्हें अब पता चल गया है, बस भूलना नहीं है, अच्छे से कर लेना है। फिर इसके बाद देखो, ओके प्रोकैरियोटिक सेल इतना सारा पढ़ना है तुमको, प्रोकैरियोटिक सेल में देख लो, एक स्लाइड दो स्लाइड है ना, दो स्लाइड तुमको पढ़नी है। लेकिन तुम्हें एक डायग्राम बताऊंगा, ठीक है? तुम लोगों को एक डायग्राम बताऊंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ, एक डायग्राम कर लिया तो जितनी एनसीईआरटी की लाइन लाइन है ना, सब तुम्हारे यहाँ पर होंगी, ठीक है, बिना मेहनत के। लोड नहीं मानना पड़ेगा। तो भाई अगर ऐसा ठीक है ना, तो इसलिए डायग्राम को मेरे साथ बनाते चलना है। प्रॉमिस करो कि अभी तुम मेरे साथ बनाओगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन लाइन तुम्हें मैं याद करूंगा। ठीक है, तो इस वाले प्रॉमिस करते हैं, चलो एक दूसरे से हाथ मिला के। ठीक है, और शुरू करते हैं प्रोकैरियोट। तो चलो भाई, प्रोकैरियोट में तुम किसको पढ़ते हो? पहली बात है ना, तुम प्रोकैरियोट में किसको पढ़ते हो? बैक्टीरिया वगैरह को पढ़ते हो, है ना, प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया वगैरह को पढ़ते हो। तो चलो शुरू करते हैं, फिर बनाते हैं एक खूबसूरत सी यहाँ पर बैक्टीरिया, है ना, सुंदर सी बैक्टीरिया बनाएंगे। तो भाई बनाएंगे बैक्टीरिया, ये रही बैक्टीरिया की मुंह। फिर हम बनाएंगे उसकी एक पूंछ। चलो भाई, कहाँ गया पेन? खो गया। खोया नहीं हूँ, यहाँ हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, है ना। तुमको भी गंदा लग रहा होगा। और अब मुझे कोई कमेंट में मेरी ड्राइंग की तारीफ मत करना, ठीक है। चलो भाई, ये हमने बना दी इसकी पूंछ। पूंछ नहीं है, फ्लैजिला है। क्या है बच्चों? फ्लैजिला, सुनो। हाँ जी, देखो बेटा, यो क्या है? जो है सेल वॉल। क्या है भाई? जो है सेल वॉल। और ये नीचे के है, नीचे है फ्लैजिला, है ना। हरियाणा वाले छोरे ऐसे तो बोलते हैं। ठीक है, ये बेटा सेल वॉल है, सेल वॉल के नीचे क्या है? फ्लैजिला है। ध्यान रखेंगे कि जो आपकी यहाँ पर ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है बेटा, जो ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसमें सेल वॉल के बाहर क्या मिलेगी आपको देखने के लिए?
सेल वॉल के बाहर भी आपको क्या देखने के लिए मिलती है, एक लेयर और देखने के लिए मिलती है। और इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स हम लोग इस लेयर को कह देते हैं। ठीक है जी, क्या होता है ग्लाइकोकैलिक्स। इसके अलावा सेल वॉल के, देखिए सेल वॉल के नीचे क्या होगा, है ना, सेल मेम्ब्रेन होगी। क्या होगा बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, ये क्या होगी आपकी सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होगी आपकी सेल मेम्ब्रेन। अभी मैं थोड़ा सा पेन को पतला करूंगा, बहुत ज्यादा मोटा हो रहा है ना। पतला करेगा थोड़ा सा पेन को, हाँ। तो देखो भाई, तुम्हारे पास क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है ना, प्रोकैरियोटिक सेल है, तुम्हारे पास बैक्टीरिया है। तो इसमें तुमको तीन लेयर देखने के लिए मिलती है, कौन कौन सी है भाई, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक, सेल मेम्ब्रेन। और ये तीनों एक साथ मिलकर जो फंक्शन परफॉर्म करेंगी वो क्या फंक्शन होगा, प्रोटेक्शन का फंक्शन होगा, है ना। क्या होगा बेटा, प्रोटेक्शन का फंक्शन होगा। सबसे बाहर जो सबसे आउटर मोस्ट है, ठीक है, सबसे बाहर है, वो जो सबसे आउटर मोस्ट है उसको हम लोग क्या कह देंगे भाई, उसको हम लोग कह देंगे ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कह देंगे बच्चे, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे, है ना, ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे, या फिर समझने के लिए मैं कह सकता हूँ कि भाई तीन लेयर है, तो तीन लेयर में मिडिल लेयर क्या हो गई है, सेल वॉल हो गई है ना। और सेल वॉल के नीचे क्या है, सेल मेम्ब्रेन इनर वाली। ये तीनों मिलकर क्या करती है, प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करती है। चलिए, अब देखिए इसके बाद जो यहाँ पर ये बात करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स बच्चों दो फॉर्म में मिलती है। या तो ये आपकी कैप्सूल की फॉर्म में मिलेगी, किस फॉर्म में मिलेगी, कैप्सूल की फॉर्म में मिलेगी, या ये आपको स्लाइम लेयर की फॉर्म में मिलेगी, है ना, दो फॉर्म में मिल सकती है। अब मैं ग्लाइकोकैलिक्स को कैप्सूल कब कहूंगा, मैं ग्लाइकोकैलिक्स को स्लाइम लेयर कब कहूंगा, ये एक चीज ये ध्यान रखनी है। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स कैसी है बेटा, रफ और टफ है, ठीक है, रफ एंड टफ है, तब मैं क्या कहूंगा, तब मैं कहूंगा कैप्सूल। अगर ये जेली लाइक है ना, जेली लाइक है, तो ये मैं क्या कह दूंगा कि भाई ये जेली लाइक है, तो इसे मैं क्या कह दूंगा, स्लाइम लेयर कह दूंगा, ठीक है। और ये जो स्लाइम लेयर होगी ये डेसिकेशन से इसको बचाएगी। और ये जो कैप्सूल है, ठीक है, ये अपने आप को क्या करेगा, हाइड करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हाइड करने के लिए आप कह सकते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स दो फॉर्म में मिल रही है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद है सेल वॉल। सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं बेटा, क्या करेगी, इसको शेप वगैरह प्रोवाइड करेगी, है ना। ऐसी आपकी क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर है। ओके, एक बात बताना, कलर से देखो अंदाजा लगाओ, फ्लैजिला कहाँ से अराइज हो रहा होगा, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये ग्लाइकोकैलिक्स। कलर से देखो, सोचो, ऑब्वियस सी बात है, देख के पता चल रहा है भाई, सेल वॉल से। तो ये डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, अगेन डायग्राम में मैंने इसलिए कहा था, है ना, जो फ्लैजिला है सेल वॉल से ही अराइज हो रहा है। और फ्लैजिला की वजह से ये क्या करेगी, आपका लोकोमोशन, या फिर लोकोमोशन तो खैर नहीं कहना है, लोकोमोशन कह दो, मूवमेंट, मूवमेंट कहो, वो जा सही है ना। ठीक है, जो मूवमेंट वगैरह होती है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में, वो किसकी वजह से होती है बच्चों, फ्लैजिला की वजह से होती है। इसके अलावा एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि यहाँ पर मैंने क्या दिखाया है कि जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, इसमें आपको ये इनफोल्डिंग्स देखने के लिए मिल रही है। क्या देखने के लिए मिल रही है, इनफोल्डिंग्स, है ना। ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये इस तरीके से जो फोल्डिंग हो रही है, इनफोल्डिंग्स देखने के लिए मिल रही है। और इन्हीं इनफोल्डिंग्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, मीजोसोम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, मीजोसोम कह रहे हैं। और मीजोसोम के अंदर आपको क्या मिलता है, इन मीजोसोम के अंदर आपको मिलता है रेस्पिरेटरी एंजाइम। क्या मिल जाता है इन म्यूजोम के अंदर, इन म्यूजोम के अंदर आपको मिल रहा है रेस्पिरेटरी एंजाइम। और ये जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है ना बाबू, सुनना, ये जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है, इसमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, आपका एटीपी का प्रोडक्शन होता है। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, यूकैरियोट में एटीपी का फॉर्मेशन कौन करता है, कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो कि सेल में एटीपी का फॉर्मेशन करती है, गैस करो। करेक्ट, सही, बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया करती है। अच्छा, यहाँ पर भी एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, किसमें हो रहा है, म्यूजोम में हो रहा है। तो एक नोट पॉइंट ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है ना कि प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कौन एक्ट करता है, तो अब आपका आंसर क्या रहेगा, मीजोजोम रहेगा, ठीक है। तब आपका आंसर क्या रहेगा, मीजोजोम रहेगा। पूछा भी जा चुका है ये। इसके अलावा यहाँ पे पूरे में साइटोप्लाज्म हो गया, है ना, साइटोप्लाज्म हो गया। और ये प्रोकैरियोट है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, इसका मतलब है कि जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है वो सब क्या होगा आपका यहाँ पर
अब क्या होगा, आपका साइटोप्लाज्म में ही पड़ा होगा, ठीक है, क्या होगा, साइटोप्लाज्म में ही पड़ा होगा जो भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या जेनेटिक मटेरियल होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपका रहता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। क्रोमोसोम सिंगल होता है, इसके अलावा आपको यहाँ पर एक ऑर्गेनेल मिलती है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस। और कौन सा राइबोसोम, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 70S राइबोसोम मिलेगा। और फंक्शन क्या होगा इसका, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन होगा। और एक चीज को ध्यान रखेंगे कि जो ये प्रोटीन सिंथेसिस या फिर ये आपका जो राइबोसोम होता है, ये आपको सेल मेम्ब्रेन के पास ही देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या मिलता है, आपको प्लाज्मिड देखने के लिए मिलता है। तो प्लाज्मिड क्या होता है बच्चों, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विद सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी, है ना। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जिसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्या है, प्रॉपर्टी है। उसको आप लोग क्या कह रहे हो, प्लाज्मिड कह रहे हो। इसके अलावा आपको कुछ ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी देखने के लिए मिलेंगे। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और इन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, पिली कहते हैं। क्या कहते हैं, पिली कहते हैं। और पिली जो है, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है बेटा, पिलीन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है बेटा, पिलीन प्रोटीन होता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, कौन सा प्रोटीन है, पिलीन प्रोटीन है। और ये जो है आपका जो पिली है, ये किस चीज में हेल्प करता है, ये आपका कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा ऐसे ही आपको स्मॉल ब्रिसल्स लाइक और भी स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्राई, ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्ब्राई बोलते हैं। फिम्ब्राई बोलते हैं। और फिम्ब्राई का फंक्शन क्या होता है, ये क्या कराता है, सरफेस अटैचमेंट। क्या कराता है बेटा, किसी भी बैक्टीरिया को क्या करता है, सरफेस से अटैच कराता है, होस्ट से अटैच कराता है। तो वो कौन कराता है, यहाँ पे फिम्ब्राई कराता है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। म्यूजोम के और भी फंक्शन है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो आपको ये वाला याद रखना है, और भी एनसीईआरटी में मेंशन है, वो मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को बताए हैं। तो चलिए उसको भी देखते हैं। आई होप इस डायग्राम को आप लोग 2-3 बार बनाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, फिर आप देखना कितना शानदार रिजल्ट आपको मिलता है। चलिए, यहाँ तक की कहानी अगर आप लोगों ने समझ ली है, तो इसके बाद हम जरा एक बार एनसीईआरटी पे भी निगाह मार लेते हैं ना। एनसीईआरटी हमारी क्या क्या कहती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी एनसीईआरटी में जो कि अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करे हैं ना, वो मैं आपको यहीं पे बताना चाह रहा था। ओके, एनसीईआरटी क्या कहती है भाई, तो पेन चूज करेंगे हम लोग कौन से कलर का, ब्लू कलर का। ओके, एनसीईआरटी कहती है, ओके, प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वे प्रोकैरियोटिक सेल हैं। ब्लू ग्रीन एल की जो है, वे आपके प्रोकैरियोटिक सेल हैं। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल एंड पीपीएलओ। तो बच्चों ये वैसे एंड नहीं होना चाहिए था, पता है बाबू, ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था और, ठीक है। ये क्या होना चाहिए था भाई, ये और पीपीएलओ होना चाहिए था। इसको सही कर लेना, ठीक है, इस करेक्शन को आप लोग खुद सही कर लीजिए। चलिए, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल है, ये क्या करते हैं बच्चों, ये बड़ी तेजी के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, और क्या होगा आप देखोगे, और बहुत तेजी के साथ आप कह सकते हो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो तेजी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर में ही बढ़ रहे हैं ना। इसके अलावा जो बैक्टीरियल सेल है आपके, जो आपके ये बैक्टीरियल सेल है, ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये इनकी क्या होती है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकती है। और उस शेप के आधार पर हमने क्या करा है, नाम भी दे दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर शेप जो है, अगर वो स्पेरिकल है तो हम क्या कहेंगे, कैसी शेप है, कोकस शेप है। इसके अलावा अगर वो कोमा शेप है तो हम कह देंगे भाई बिब्रियो। इसके अलावा अगर वो स्पाइरल शेप है तो हम क्या टर्म यूज करेंगे, स्पाइरिलम टर्म यूज करेंगे। और अगर वो रोड शेप है तो हम क्या यूज करेंगे, बेसिलस टर्म का हम लोग यूज करेंगे। ओके, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, है ना, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि जितने प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इनमें आप क्या देखोगे, इन सबके पास क्या होगी, सेल वॉल होगी, है ना। और सेल वॉल कहाँ पर थी भाई, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर थी। और इसके भी ऊपर क्या मिल रही थी आपको, ग्लाइकोकैलिक्स। लेकिन आपको माइक्रोप्लाज्मा के बारे में ध्यान रखना है, कि माइक्रोप्लाज्मा में क्या होता है आपका, सेल वॉल नहीं मिलती, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कि माइक्रोप्लाज्मा में आपका सेल वॉल नहीं मिलती। मैं यहां पर भी लिख रहा हूं, है ना, लैक ऑफ सेल वॉल इन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। चलिए, ओके, जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड, ओ भाई नेक्ड, नेक्ड होगा ना आपका जेनेटिक मटेरियल जो, वो नेकेड ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है ना। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस है आपका,
यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। क्या होगा बेटा, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। ओके, इसके अलावा क्या देखोगे, प्लाज्मिड डीएनए आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्या क्या देखने मिल जाएगा, प्लाज्मिड डीएनए देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ना, ये आपको कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड डीएनए भी देखने के लिए मिलता है। और ये आपका एक, आप कह सकते हो कि स्पेशल फीचर प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा यहाँ पर आपको सेल ऑर्गेनेल तो देखने के लिए मिलेंगे नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब तो तुमको देखने के लिए मिलेंगे नहीं, है ना। ओके, इसके अलावा आप क्या देखोगे, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीसोजोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। तो बच्चों ये क्या है, म्यूजोम कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, प्रोकैरियोट की। और जिन बच्चों को पहले भी नहीं समझ में आया था, तो वो अब वो समझ लो कि जो सेल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसी जो इनफोल्डिंग्स बन रही थी, उनको ही क्या कहते हैं बच्चे, म्यूजोम कहते हैं। उसके अंदर क्या था, रेस्पिरेटरी एंजाइम था। अच्छा एक बात देखो, ये तुम्हें नीचे इमेज दिख रही है। अच्छा मेरे को ये बता दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, मेरे को जिस भी बच्चे को लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे शेप ऑफ बैक्टीरिया क्या है, शेप ऑफ बैक्टीरिया क्या है। नंबर ए, ये शेप है बच्चा कोकस। नंबर बी, ये शेप है बेटा स्पेरिकल। ये शेप है बेटा आपकी, चलिए स्पेरिकल, स्पेरिकल और कोकस तो एक ही बात होती है। चलो, इसके अलावा बोथ, या फिर डी, नन। चलिए जी, है ना, एक बड़ा छोटू सा सवाल आप लोगों से, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप लोग इसका मेरे को जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दोगे। नहीं दोगे तो हम अगला सवाल पूछेंगे तुमसे। नहीं दोगे तो मत दो भाई, अगली सवाल दे देना। चलो जी। ओके, देखो इसके बाद क्या है, अ बैक्टीरियल सेल अ केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवलप इज प्रेजेंट विच कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया था पहले, यहाँ पे आपको तीन लेयर मिलेगी। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी हो जाएगी, ग्लाइकोकैलिक्स। मिडिल वाली क्या हो जाएगी, सेल वॉल। और इनर वाली जो है, वो क्या हो जाएगी आपकी, सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स में भी, ओके, जो ये ग्लाइकोकैलिक्स है ये आपका देखिए लूज शीट की फॉर्म में भी हो सकता है। अगर ये लूज शीट की फॉर्म में है तो स्लाइम लेयर, डायग्राम में बात कर ली थी। इसके अलावा जो है ग्लाइकोकैलिक्स कैसा हो सकता है, रफ एंड टफ, है ना। थिक एंड टफ तो आप क्या कह दोगे, कैप्सूल कह दोगे। ओके, इसके अलावा देखो फिर आपकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दो, आप सेल मेम्ब्रेन कह सकते हो। कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है ना। इसके अलावा आप देखोगे मियोसोम भी बना सकते हैं। मियोसोम कब बनेगा, कि जब वो जो यहाँ आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या, जो क्या हुआ कर रही है, इनफोल्ड कर रही है ना, तब क्या करेगी, मियोसोम बनाएगी। ओके, ये जो म्यूजोम है ये किसकी चीज में रोल प्ले करता है, ये जो म्यूजोम है ये आपका जो है आपका सेल वॉल फॉर्मेशन में, इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन में। ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल में भी हेल्प करता है। अगर बात करते हैं मोटिलिटी की, ठीक है, जो ये आपका मोटाइल बैक्टीरियल सेल होता है ये क्या कंटेन करेगा, फ्लैजिला कंटेन करेगा। ओके, और ये जो फ्लैजिला है ना बच्चे, फ्लैजिला भी आपके तीन पार्ट से मिलकर बना है। कौन कौन से भी तीन पार्ट है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ठीक है, इन तीन पार्ट से मिलकर आपका क्या बना है यहाँ पर, ये आपका बना है यहाँ पर फ्लैजिला। ये पॉइंट आप चाहें तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसके अलावा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, पिली आपको देखने के लिए मिलेगी, और आपको फिम्बरी भी देखने के लिए मिलेगी। ये दोनों आपके आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी आउटर सरफेस स्ट्रक्चर पर होती है। और एक चीज में हेल्प करती है बच्चे, ये आपका हेल्प करती है कि बैक्टीरिया जो है ये आपका अटैच हो जाए किससे, होस्ट से या फिर अदर सब्सटेंस से। लेकिन यहाँ पे ये जो बात कही गई है पर्टिकुलरली, ये बात कही गई है फिम्बरी के लिए। ठीक है, तो मैं इस चीज को यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर रहा हूँ ताकि आप चीजों को समझ पाए। ठीक है, फिम्बरी के लिए यहाँ पर ये बात की जा रही है। चलिए, इसके बाद देखिए क्या है, इन प्रोकैरियोट राइबोसोम आर अटैच विद सेल मेम्ब्रेन हैविंग अ टू सब यूनिट। दो सब यूनिट होती है बच्चे इनमें, एक तो होती है 50s और एक होती है 30s सब यूनिट। ठीक है, तो प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं तो कैसा होगा बेटा, 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होगा। और ये जो 70s है ये 30s प्लस 50s के आपसी में क्या हुआ है बच्चों, ये दोनों आपका बाइंड हुए हैं। ठीक है, अब बहुत से बच्चे से मैथ से जोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। मुझे पता है बहुत से बुद्धिजीवी यहाँ पर ऐसे भी होंगे, वे कहेंगे सर 50 + 30 80 होता है, तुमको नहीं पता क्या सर, इतनी भी मैथ नहीं आती। तो बेटा वो एक अलग चीज है। अभी हम यहाँ पे 50s और 30s, ठीक है, ये आपकी शेड्स यूनिट होती है, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से होती है कि होती है स्मॉल सब यूनिट
और बच्चों एक होती है आपकी लार्ज सब यूनिट। ठीक है, तो मैसेज लिंक मत करना। चलो जी। ओके, राइबोसोम। ओके, उसके बाद देखो बच्चे क्या है आपका। ओके, राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बता दिया था आपको। ओके, राइबोसोम अटैच विथ mRNA टू फॉर्म अ चेन कॉल्ड पोलीराइबोसोम। पोली का मतलब मैनी, राइबोसोम, राइबोसोम में तो क्या हो रहा है बच्चे, जब आपके mRNA के साथ क्या हो रहा है, कई सारे राइबोसोम आके अटैच हो जा रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को आप लोग क्या कह रहे हो, उस कंडीशन को कह रहे हैं पोलीराइबोसोम। इसके बाद रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ओके, एज सेल इन अच्छा इंक्लूजन बॉडीज which may contain phosphate granule, glycogen granule, etc. Gas vacuole are found in blue green algae and पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, गैस वैक्यूल आपको कहाँ कहाँ मिल जाएंगे देखने के लिए, तो गैस वैक्यूल आपको ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिल जाते हैं। तो आज के लेक्चर में ये सारी चीजें हमें जाननी थी, तो आज हम कर चुके हैं बच्चों आपका प्रोकैरियोटिक तक, प्रोकैरियोटिक तक पूरा कर लिया है। ठीक है, टंग स्लिप हो रही है, प्रोकैरियोटिक निकल रहा है मतलब टिक की जगह। ठीक है जी। तो इसके सुनो, तुम लोग बैठे इस लेक्चर में, नोट्स बोर्ड्स भी बनाए होंगे, है ना। कोई कुछ बच्चे आपके देखो बेटा, चीजें जो बताई जा रही है अभी वो इंपॉर्टेंट है ना। तो सारी चीजों को सही से पढ़ना। समय कम है, ठीक है, समय बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है आपके पास। फेब स्टार्ट हो चुका है ना, मई के पहले वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो रफली मान लो अप्रैल तुम्हारा रिवीजन में निकलना है पूरा पूरा। तो समय कहाँ है अब आपका, मुश्किल से 1.5 मंथ मान के चलो। ठीक है, मैं 1.5 मंथ भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक दो दिन तुम्हारे ऊपर नीचे होते रहेंगे, है ना। तुमको 7 दिन में या फिर 15 दिन में एक बार तुम डिमोटिवेट भी होते होगे, है ना। तो जो बच्चे डिमोटिवेट होते हैं भाई, अच्छी बात है ना। डिमोटिवेट भी वही आदमी होगा जो मेहनत कर रहा होगा। ठीक है, तो बस उस डिमोटिवेट को सीरियसली नहीं लेना, ठीक है। 5 मिनट के लिए डिमोटिवेट हुआ करो, फिर से मोटिवेट होकर पढ़ो, है ना, डॉक्टर बनना है। यहाँ तुम 3 घंटे नहीं पढ़ पाए तो मेडिकल कॉलेज में कैसे पूरी करोगे, बीडी चौरसिया, सेमिलिंगम और पता नहीं कौन कौन सी तुमको बुक पढ़नी है, ठीक है। तो सबको पढ़ने के लिए ना, जो आपको हिम्मत चाहिए तो उस सबको अब जुटाना चालू कर दो, क्योंकि अब क्या करना है आपको, इस साल मेडिकल कॉलेज में जाना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप यू रियली एंजॉय द सेशन। इफ यू रियली एंजॉय द सेशन, सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और साथ साथ उन बच्चों को तो जरूर पहुंचा दें जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स को एफर्ड नहीं कर सकते, है ना। बहुत सी के काफी सारी कोचिंग्स ऐसी हैं जो कि हाईली चार्ज होती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसमें बायो की कोर्स ले लेते हो तो आपने देखा होगा 10,000, 15,000, 20,000 तक चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें फ्री मिल रही है, एक्सपीरियंस फैकल्टी से मिल रही है, तो उसका फायदा उठाओ, ठीक है। और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और वहां पे अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर दीजिए। तो चलिए इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ, आपके साथ समय का पता चलता नहीं है। एट लास्ट लर्नर्स, थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट।